बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारा ट्रांसमिशन लाइंस पे। ट्रांसमिशन लाइन पे हम आज पढ़ेंगे ट्रैवलिंग वेव्स। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, छोटा भी है इम्पोर्टेंट भी है ये। तो पहले हम पढ़ेंगे रीज़न कि ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रैवलिंग वेव्स क्यों स्टडी की जाती है। ठीक है, तो इसके दो रीज़न बताऊँगा मैं आपको। रीज़न तो खैर बहुत सारे हैं ये, लेकिन सिर्फ दो ही रीज़न मैं आपको बताऊँगा। तो पहला रीज़न ये है कि ट्रैवलिंग वेव्स ये let us determine the value of voltage and current at all points and all times in a transmission line। ट्रांसमिशन लाइन पे कहीं भी आपको वोल्टेज और करंट आपको मालूम करना हो, किसी भी जगह और किसी भी वक्त। ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स यानी कि किसी भी जगह, एंड ऑल टाइम्स किसी भी वक्त आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी हो वोल्टेज की और करंट की, तो ये आपको क्या बताएगी, ये ट्रैवलिंग वेव्स बताएंगी। तो ये ट्रैवलिंग वेव्स ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कि आप इसकी मदद से आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं वोल्टेज एंड करंट की किसी भी वक्त पे और किसी भी टाइम पे। दूसरा ये कि ट्रैवलिंग वेव्स ये इंसुलेटर की इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन जो होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि जो इंसुलेटर होते हैं वो, अगर आप किसी भी इक्विपमेंट होता है, ये कोई भी इक्विपमेंट आपके पास है, लेट्स से हमारे पास है ये ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर को अगर मैं बना दूं, तो ये ट्रांसफार्मर जब ये कनेक्ट होगा, ये इसकी मैं बुशिंग बना दूं, ये बुशिंग हो गई, 6 बुशिंग होंगी, ये बुशिंग हो गई आपके पास लेट्स से लो वोल्टेज की, और ये पीछे के साइड बुशिंग बना दूं मैं हाई वोल्टेज की। तो ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग्स हैं। तो इस पर जब वोल्टेज एंड करंट्स आएंगी तो इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है ट्रैवलिंग वेव्स की वजह से। ये तो इंसुलेशन की वैल्यू कहाँ पे, किस मुकाम पे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या रखनी है, वो हमें ट्रैवलिंग वेव्स से मालूम होगी कि क्या वैल्यू होती है उन वोल्टेजेस की, कहाँ पे किस जगह पे बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस होते हैं, तो वहाँ की हमें इंसुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास दो रीज़न हैं पढ़ने के ये। ठीक है, तो एक हमने ये पढ़ा कि ये वोल्टेजेस एंड करंट्स की वैल्यूज़ हमें बताती हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ बताती हैं हर पॉइंट पे और हर टाइम पे। और दूसरा ये है कि ट्रैवलिंग वेव्स ये दे हेल्प अस टू डिटरमिन द इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। इंसुलेशन की कोऑर्डिनेशन बताती हैं किसी भी इक्विपमेंट की। तो ये हमने पहले आउटकम हमने कर लिया। दूसरे आउटकम पे आते हैं हम, और दूसरा आउटकम है कि हम सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एंड ट्रांसमिशन लाइन की जो वेलोसिटीज़ होती हैं ट्रैवलिंग वेव्स की, वो हम मालूम करेंगे। ये तो इसमें हम आते हैं, ये हम ट्रैवलिंग वेव्स पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जब हमने पढ़ी थी तो उसमें ट्रैवलिंग वेव्स की थ्योरी की हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसमें हमने सारी चीज़ें की थी। ये तो उसमें हमने जो है ये जो भी चीज़ें हैं ट्रैवलिंग वेव्स की वेलोसिटी, सर्ज इम्पीडेंस वगैरह सब कैलकुलेट कर चुके हैं। समझ लें इतना का रिव्यू हो जाएगा। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें आप देखें केबल है ये। तो केबल भी होता है ट्रांसमिशन लाइन में, केबल कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन पर्पस, और ओवरहेड वायर्स भी होते हैं ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केबल है, उसका जो कंडक्टर है वो उसका रेडियस है 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो केबल है, केबल के जो ये केबल है और ये इसके अक्रॉस एक शीट होती है। ठीक है, जिसपे कि ये मैश सी होती है, जिसपे के समझ लें कि ग्राउंड इस पे होता है, अर्थ होती है ये, और ये मेन केबल है ये। तो ये आपको दिया हुआ है 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो शीट है उसका रेडियस दिया हुआ है वो 2.5 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको ये जो है ये रेडियस आपको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कह लें इस शीट का रेडियस ये है 2.5 सेंटीमीटर।
और मालूम करना है आपको इसकी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और सर्ज इम्पीडेंस, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, और आपको परमिटिविटी दी हुई है 4, ये रिलेटिव परमिटिविटी दी हुई है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका डेटा कलेक्ट करें। रेडियस ऑफ कंडक्टर r इज इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर, रेडियस जो है शीट का वो है 2.5 सेंटीमीटर, और परमिटिविटी जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन r इज़ फॉर रिलेटिव, ये 4 है ये। तो ये हमारे पास इंडक्टेंस का फार्मूला है, ये आप हम कर चुके हैं काफ़ी सारा, आपको याद होना चाहिए। L इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁷ ln r/r, कैपिटल R है ऊपर और नीचे स्मॉल r है। कैपिटल R में वैल्यू आएगी उसकी आपके पास शीट की, और नीचे जो स्मॉल r है उसमें आएगी कंडक्टर की वैल्यू। तो ये आपके पास हो गया 2 × 10⁻⁷ इंटू ln 2.5 आ गया इसकी वैल्यू शीट की, डिवाइड बाई 0.75, और ये आपने कैलकुलेटर से निकाल लिया 2.41 इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ये हो गया। अब आते हैं कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस का फार्मूला है ये फार्मूला भी आपको याद होगा, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r डिवाइड बाई ln r/r। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपको तो मालूम होगा कि 8.85 या 8.84 एक्चुअली 8.84 इंटू 10⁻⁻12 होता है ये। इसको हम इसकी वजह ये भी लिख सकते हैं 1/36 पाई, ये भी लिख सकते हैं 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 36 पाई, ये चीज़ भी लिख सकते हैं। ये बराबर होती है इसके 8.84 इंटू 10⁻⁻12, ये बराबर होती है इसके, आप देख सकते हैं कैलकुलेटर करके इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि इससे हमें आसानी हो गई है, ये वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू हम यूज़ नहीं करेंगे, कर सकते थे लेकिन ये क्या उससे हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाता है ये। तो ये हमारे पास वैल्यू है इसकी परमिटिविटी की। ठीक है, तो आप इस फार्मूले में जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है वहाँ पे आप डाल दें 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 36 पाई, तो ये 10⁻⁹ तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो 2 है, ये वाला 2 न्यूमरेटर में, और जब आपने 36 पाई डाला नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पाई जो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में और ये वाला पाई जो है ये कैंसिल हो जाएंगे ये, और ये 2 इस 36 को कैंसिल कर देगा 18 टाइम्स, तो आपके पास डिनोमिनेटर में बच जाएगा 18, ठीक है, क्लियर आप। अच्छा, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन r से, तो ये आपके पास एप्सिलॉन r जो है वो 4 दिया हुआ है आपको, ये देख सकते हैं आप, ये एप्सिलॉन r की वैल्यू जो है आप 4 दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया 4 × 10⁻⁹, यहाँ बता चुका मैं 10⁻⁹ कहाँ से आया, इधर से आया ये, ठीक है। और इसके बाद ये बाकी ये ln 2.5 डिवाइड बाई 0.75, ये चीज़ तो फार्मूले की है, ये वाली चीज़ है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर ले कैलकुलेटर से, या के पास आगे कैपेसिटेंस 0.1846 × 10⁻⁹ फैरेड पर मीटर, ठीक है। कैपेसिटेंस भी आ गई। अब आते हैं हम सर्ज इम्पीडेंस पे। सर्ज इम्पीडेंस जो हमने की हुई है ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, तो हमने चीज़ चूँ की हुई है इसलिए हमें फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि ZC इज इक्वल टू L/C, L हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे हमने L निकाला था ये, और C हमने ये निकाला है यहाँ पे, तो आपके पास आ गया ZC इज इक्वल टू L/C का स्क्वायर रूट है ये, तो आपने वैल्यू डाल दी ये वाली 2.41 × 10⁻⁷, ये L की वैल्यू आ गई, और ये C की वैल्यू आ गई 0.1846 × 10⁻⁹, इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया, कैलकुलेटर से एवेल्यूएट किया, ये आ गया 36.13 ओम्स, तो ये सर्ज इम्पीडेंस आ गई ZC। तो हमने जो है ये कर लिया, ये वाला पार्ट, इंडक्टेंस निकाल ली, कैपेसिटेंस निकाल ली, सर्ज इम्पीडेंस निकाल ली, और चौथा है हमें वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का फार्मूला ये भी हमने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा हुआ है, ये आप चाहें तो लेक्चर देख लीजिएगा वाला, चीज़ें सारी डिटेल में की हुई थी।
तो वेलोसिटी जो ट्रैवलिंग वेव की होती है वो होती है v = 1/√LC। तो L हमने निकाला हुआ है, ये C निकाला हुआ है हमने, ये तो उसका स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर से, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू आ गई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। तो हमने ये भी कर लिया कि आपने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी निकाल ली और वेलोसिटी भी निकाल ली आपने ट्रैवलिंग वेव की। इसके अलावा इजाफी चीज़ें भी की हैं इसमें, हमने इंडक्टेंस भी निकाली, कैपेसिटेंस भी निकाली, ये जो चूँकि चाहिए होती है ना निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, वेलोसिटी वगैरह, तो सब चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली है। अब आते हैं अगले आउटकम पे, वो है द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये भी ट्रैवलिंग वेव्स में होती हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन ट्रैवलिंग वेव्स की ये होती है कि अगर आपके पास ये ट्रैवलिंग वेव है, ये लेट्स से ये ट्रैवलिंग वेव है, ये ट्रैवलिंग वेव बनाई आपने, तो ये ट्रैवलिंग वेव जो है ये, अच्छा इससे मैंने बनाई है कि ये इसका वेव फ्रंट मैंने उल्टे हाथ पे बनाया, ये इसको मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये इसका वेव फ्रंट सीधे हाथ पे आ गया, यानी कि अब ये ट्रैवलिंग वेव यूँ जा रही है। ठीक है ना, पहले वाली जो बनाई थी वो उल्टे हाथ पे जा रही थी, क्योंकि वेव फ्रंट जो है ये वाली चीज़ है ना, वेव फ्रंट ये होती है, ये वेव फ्रंट होती है। तो ये ट्रैवलिंग वेव सीधे हाथ पे जा रही है। तो ये ट्रैवलिंग वेव जब जाएगी, लेट से यहाँ पहुँची है, यहाँ पे आने के बाद ये टर्मिनेट हो गई लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये लेट से ये कराची है, ये और ये हैदराबाद है। ये तो हैदराबाद पे पहुँचने के बाद चूँकि अब उसके आगे ट्रांसमिशन लाइन नहीं जा रही है, तो यहाँ पे जाने के बाद ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी ये। ठीक है, ये यहाँ से जाके हैदराबाद से रिफ्लेक्ट होगी, और अगर ये लाइन हैदराबाद से आगे जा रही है, ये जंक्शन है, तो ये फिर रिफ्रैक्ट भी होगी, ये यहाँ से आगे जाएगी, लेट्स से टुवर्ड्स लाहौर जो है, तो रिफ्रैक्शन भी होगी और रिफ्लेक्शन भी होगी। रिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स कराची एंड रिफ्रैक्शन होगी टुवर्ड्स लाहौर। आ रही बात समझ में? तो ये जो वेव आ रही होती है, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। जो रिफ्लेक्ट होती है उसको हम रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं, या बैकवर्ड वेव भी कहते हैं, और जो आगे गई उसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसमिशन लाइन में जो ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं उसका हमने पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं ताकि हम ये इनके थोड़े से हमको ये निकाल लें, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कोएफिशिएंट। तो कंसिडर अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। एक ट्रांसमिशन लाइन आप एज्यूम कर लें जो कि लॉसलेस है। ठीक है, यानी कि आपने उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इग्नोर करी है, रेजिस्टेंस नहीं है उसकी, यानी सिर्फ L और C है इसके अंदर। तो उसकी सर्ज इम्पीडेंस है Z0 और वो टर्मिनेट हो रही है रेजिस्टेंस R पे। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, ये देखें आप, ये वोल्टेज सोर्स है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है या सर्ज इम्पीडेंस है, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये इस पर ये इस रेजिस्टेंस पे ये टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये एक रियल मिसाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लें कि ये कराची है, ये और ये इसकी सर्ज इम्पीडेंस है ट्रांसमिशन लाइन की, और ये जब ये हैदराबाद पहुंची है तो ये इस रेजिस्टेंस पे ये टर्मिनेट हो रही है, यानी ये हैदराबाद है पास की आर जो है ये। तो व्हेन द वेव ट्रेवल्स अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन, तो फिर जो है ये वेव जो है ये रिफ्लेक्ट भी होती है। ठीक है ना, पार्टली और टोटली रिफ्लेक्टेड। पार्टली रिफ्लेक्ट का माने यह हो कि कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ रिफ्रैक्ट हो गई है, बता चुका हूँ मैं आपको। तो इसके हमारे पास जो है ये रिफ्लेक्टेड जो वेव होगी, अगर हम करंट की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो ये होगी, ये फार्मूला है। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा ये बता दूँ नोमेनक्लेचर
ये सिंगल अगर आपके पास है ये सिंगल प्राइम आई है ये, तो ये है फॉरवर्ड वेव, ये है फॉरवर्ड वेव, ठीक है। और ये डबल प्राइम है तो ये है रिफ्लेक्टेड वेव। और कुछ भी नहीं है तो ये है ट्रांसमिटेड वेव। और होता क्या है, हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव ये बराबर होती है फॉरवर्ड वेव, यानी कि आई सिंगल प्राइम प्लस रिफ्लेक्टेड वेव आई डबल प्राइम। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। और जिसमें कि आपके पास जो ये है वैल्यू इसकी आई की, इस आई की, ये वाला जो आई है, ठीक है, ये जिस मिसाल दी थी मैंने आपको, आई जो है वो क्या है कि जो कि ट्रांसमिट हो गया ये, तो ये होगा। और हैदराबाद की मिसाल दी थी मैंने आपको, तो ये है आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है आर जो है वो हैदराबाद बता दी मैंने आपको, वी अपॉन आर, ये आपके पास आई हो गया। अच्छा, अब आई प्राइम को देख लीजिए। आई प्राइम जो है, प्राइम लगा दूँ, आई प्राइम जो है ये है फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। ये बराबर होगा फॉरवर्ड वोल्टेज वेव डिवाइडेड बाय सर्ज इम्पीडेंस, ठीक है। ZC करें, ZC या Z0 दोनों यूज़ होता है, तो कहीं पे ZC यूज़ करूँगा मैं, कहीं पे Z0 को, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये आई प्राइम इज इक्वल्स टू वी प्राइम ओवर, यानी कि फॉरवर्ड करंट वेव इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड वोल्टेज वेव डिवाइड बाई सर्ज इम्पीडेंस। ये ओम्स लॉ से आ गया। और ये थोड़ा सा वो होगा, दूसरा जो है ये, इसको याद रखिएगा। रिफ्लेक्टेड वेव जो है करंट वेव, ये बराबर होती है रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव डिवाइडेड बाय ZC। यहाँ तक तो सही है आपके, लेकिन यहाँ पे एक माइनस भी आएगा, यहाँ पे एक माइनस भी आएगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है वो करंट की, वो वोल्टेज के अपोजिट होती है। रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव, सॉरी, रिफ्लेक्टेड करंट वेव इज अपोजिट टू द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव। ये याद रखिएगा, इसको कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तीन आए चीज़ें, मैं आपको दो और रिव्यू करा दूं कि ये हमारे पास फार्मूला है आई इज इक्वल्स टू आई प्राइम प्लस आई डबल प्राइम, जिसमें ये वाला आई जो है ये आई है ये, तो आई बराबर होता है वी अपॉन आर के, ठीक है। और आई होता क्या है, आई होता है ट्रांसमिटेड करंट। ट्रांसमिटेड करंट इज इक्वल्स टू ट्रांसमिटेड वोल्टेज डिवाइड बाई आर। आर क्या है, आर वो रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये टर्मिनेट हुई है लाइन। फॉरवर्ड करंट वेव इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड वोल्टेज वेव डिवाइडेड बाय ZC। और ZC क्या है, ZC जो है ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज इम्पीडेंस है। रिफ्लेक्टेड आई डबल प्राइम, रिफ्लेक्टेड करंट वेव इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव डिवाइडेड बाय ZC। और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड करंट वेव और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव के साइन अपोजिट होते हैं। रिफ्लेक्टेड करंट वेव रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव के अपोजिट होती है। तो ये दो तीन ये रूल्स हैं, इनको आप याद रखिएगा, अच्छी तरीके से भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये करंट के बताए मैंने आपको। इसी तरह से वोल्टेज के भी होंगे, V इज इक्वल्स टू वी सिंगल प्राइम प्लस वी डबल प्राइम, बस खाली इतना याद रखिएगा। यानी कि ट्रांसमिटेड वोल्टेज इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड वोल्टेज प्लस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव। ट्रांसमिटेड वोल्टेज वेव इज इक्वल्स टू, बिल्कुल करंट की तरह से कि आई इज इक्वल्स टू आई प्राइम प्लस आई डबल प्राइम, तो वी इज इक्वल्स टू वी प्राइम प्लस वी डबल प्राइम, ठीक है। तो इसमें इस तरह का डिटेल नहीं है जिस तरह से करंट में है। करंट में आपने देखा कि आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, आई प्राइम इज इक्वल्स टू वी प्राइम ओवर जेड प्राइम, एंड आई डबल प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस वी प्राइम ओवर ZC। ये दो तीन चीज़ें कर ली। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे। तो ये हमने देखा
कि ये आई डबल प्राइम इज इक्वल्स टू वी डबल प्राइम ओवर जेड नॉट, ठीक है। जेड नॉट आ गया, मैंने कहा था कि जेड नॉट होगा, कहीं जेड सी होगा, कहीं पे उसका कंफ्यूज नहीं होगा, तो वो एक ही चीज़ है, सर्ज इम्पीडेंस है। तो यहाँ पे माइनस असल चीज़ देखें, तो रिफ्लेक्टेड करंट वेव जो है ये रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव के माइनस में होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाएँ, लेट वी एंड आई बी द ट्रांसमिटेड वोल्टेज एंड करंट वेव। बता चुका मैं आपको कि जिस पे कुछ भी चीज़ ना डली हुई हो, हाइफन यानी कि प्राइम नहीं डला हुआ हो, तो वो ट्रांसमिटेड वोल्टेज होगा और ट्रांसमिटेड करंट होगा। एंड वी प्राइम एंड आई प्राइम, ये जो है क्या है, ये फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है, इसको इंसिडेंट वेव भी कह सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड वेव है ये वी प्राइम एंड आई प्राइम। तो हमारे पास क्या है, हमने देखा कि आई प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर जेड नॉट, बताया मैंने आपको। ये आई प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर जेड, बल्कि मैं जेड नॉट ही कर देता हूँ उसको जगह जगह वो, ठीक है ना, चूँकि मैंने जो है वो जेड सी से पढ़ा है, तो ये लेकिन बहरहाल इसको जेड नॉट कर देते हैं ये। तो इस तरह से आई प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर जेड नॉट एंड आई डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस वी डबल प्राइम ओवर जेड नॉट। ये आ गया आपके पास, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। आई प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर जेड नॉट, ये हो गया इंसिडेंट। फिर रिफ्लेक्टेड पे आ जाएं। रिफ्लेक्टेड का भी बता चुका हूँ मैं आपको कि रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू आई डबल प्राइम इज इक्वल टू, यानी कि रिफ्लेक्टेड करंट वेव इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव ओवर जेड एंड नॉट, और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यही ये फॉर्मूला दोबारा से आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। अच्छा, अब बाकी ये बता चुका मैं आपको कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना, ये बता चुका हूँ मैं आपको। ये आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये भी बता चुका मैं आपको। तो सिंस आई इज इक्वल टू आई प्राइम प्लस आई डबल प्राइम, बताया मैंने आपको ये आई इज इक्वल टू आई प्राइम प्लस आई डबल प्राइम, और ये बताया मैंने आपको वी इज इक्वल टू वी प्राइम प्लस वी डबल प्राइम। तो आपके पास आ गया सिंस आई इज इक्वल टू आई प्राइम प्लस आई डबल प्राइम एंड वी इज इक्वल टू वी प्राइम प्लस वी डबल प्राइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू। ये देखें इस तरह से ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसके पर जगह बना लूँ। ये हमने कहा कि आई बराबर है आई प्राइम प्लस आई डबल प्राइम। तो अब हम लिख सकते हैं आई प्राइम की जगह पे क्या, आई प्राइम की जगह पे वी प्राइम ओवर जेड नॉट, और आई डबल प्राइम की जगह लिख सकते हैं हम माइनस वी प्राइम ओवर जेड नॉट, ठीक है ना। आई तो यहाँ यही लिखा हुआ है, ये वी अपॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको आप इस आई को भी आप लिख दें यहाँ पे वी अपॉन आर, ठीक है ना, बताया मैंने आपको आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये आपके पास ये लिखा हुआ है गया वी अपॉन आर इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर जेड नॉट माइनस वी डबल प्राइम ओवर जेड नॉट, ठीक है ना, वी प्राइम ओवर जेड नॉट माइनस वी डबल प्राइम ओवर जेड नॉट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया कि जो यहाँ पे वी डबल प्राइम है इसको आप देखें, वी डबल प्राइम किसके बराबर होगा, देखिए मैंने कहा कि वी बराबर है वी प्राइम प्लस वी डबल प्राइम के, तो वी डबल प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, वी डबल प्राइम हो जाएगा, इस वी प्राइम को आप उधर ले जाएं तो हो जाएगा वी माइनस वी सिंगल प्राइम, ठीक है।
वी डबल प्राइम इज इक्वल्स टू वी माइनस वी सिंगल प्राइम। तो ये आ गया आपके पास, इस वी डबल प्राइम की जगह लिख दिया आपने ये वी माइनस वी सिंगल प्राइम ओवर जेड नॉट, और ये आपने ऐसे एज इट इज़ कॉपी कर लिया वी प्राइम ओवर जेड नॉट। ठीक है, अब देखें ऐसे करने से क्या हुआ। अब आपने यहाँ पे इसका ये इसको लिख दिया, इसको आपने सिंप्लीफाई किया। इधर आप आ जाइए, इधर यहाँ से मैंने एरो बना के ऊपर ले गया हूँ मैं। पहले तो आप ये स्टेप कर लें, इसके बाद ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वी प्राइम है और एक वी प्राइम इधर है, ये दो वी प्राइम है ना, वी प्राइम ये है और एक वी प्राइम ये है, और यहाँ पे माइनस है ये, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा वी प्राइम प्लस वी प्राइम, तो ये हो जाएगा 2v प्राइम ओवर जेड नॉट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। और इसके बाद ये माइनस वी अपॉन जेड नॉट, ये आ जाएगा इस तरह से ये। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है आपको, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर हम अब यहाँ आते हैं इस तरह कि मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे इस रिजल्ट से जो है ये जंप नहीं करूँगा, बल्कि इधर जाऊँगा पहले ऊपर, फिर यहाँ से ये। तो अब आप देखें कि ये वी अपॉन आर चल रहा है ना ये, तो वी अपॉन आर जो है ये बराबर हो जाएगा, आप इसको देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा क्या, जेड नॉट आ जाएगा नीचे, ये जेड नॉट आ गया यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये, और उसके बाद न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, आज आ जाएगा 2v प्राइम माइनस वी, ये न्यूमरेटर में ये आ गया। क्लियर है आपको। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जेड नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा v से, और ये r मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, इन दोनों से, तो ये हो गया v, ये आपके पास v इंटू जेड नॉट, और ये r मल्टीप्लाई हो गया इससे 2v नॉट माइनस 2v प्राइम माइनस v से। ठीक है, ये स्टेप भी हो गया। अब आप यहाँ पे करें कि आप देखें इधर कि एक टर्म v वाली ये है और एक टर्म v की ये वाली है, इन दोनों को साथ कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा, इसके साथ इस v के साथ z नॉट है और इस v के साथ r है ये, इसको आप इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा z नॉट जो कि ये वाला है प्लस r, और फिर आपने कॉमन निकाल लिया इसको v को, तो आपके पास z नॉट प्लस r ये हो गया ये। ठीक है, ये क्लियर आपको। और इसके बाद यहाँ पे जो है बचा ये 2v प्राइम इंटू r, ये आपके पास राइट हैंड साइड पे ये बच गया। ठीक है, इसके बाद इस स्टेप पे आ जाएं, आपको v चाहिए। ठीक है ना, तो आपने v अलग कर लिया, आपने इस चीज़ को यहाँ ले आए, नीचे ले आए इसके सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 2r, ये आपके पास 2r है, ये 2r इंटू वी प्राइम, और ये z नॉट प्लस r नीचे आ गया ये। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखें v इज इक्वल्स टू 2r डिवाइड बाई z नॉट प्लस r इंटू वी प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, थोड़ा सा बोर तो हो गए होंगे ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो ये आपको बता ये रहा है कि v क्या है, ट्रांसमिटेड वोल्टेज है। ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो है वो बराबर होता है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ट्रांसमिटेड वोल्टेज जो है बराबर होता है 2r डिवाइडेड बाई z नॉट प्लस r इंटू वी प्राइम, और वी प्राइम क्या है, ये है फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, ये जिसको इंसिडेंट वेव भी कह सकते हैं। तो अगर आपको इंसिडेंट वेव मालूम है और आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस क्या है, ये आर को मैंने क्या बताया था, आर बताया था हैदराबाद, और ये जेड नॉट क्या है, ये सर्ज इम्पीडेंस है ट्रांसमिशन लाइन की है, तो आप जो है ये बता सकते हैं कि कितना वोल्टेज है वो ट्रांसमिट हुआ है उसमें हैदराबाद में। ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया ये आपके पास, ये 5.26 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये ट्रांसमिटेड वोल्टेज आ गया। अब ट्रांसमिटेड करंट निकालना है हमें, तो ट्रांसमिटेड करंट निकालना तो बहुत ही आसान है, बताया कि I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, और हम v निकाल चुके हैं ये, तो हम जो है ये सिर्फ इसको डिवाइड कर दें r से, तो जब हम डिवाइड करेंगे r से तो ये r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये देखें I इज इक्वल टू वही चीज़ है v वाली, खाली r नहीं है इसमें, 2 अपॉन जेड नॉट प्लस r इंटू वी नॉट, ये आपके पास आ गया करंट। लेकिन ये करंट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो उसको हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट। तो यहाँ पे देखें सीधे हाथ पे, तो I इज इक्वल टू 2 अपॉन जेड नॉट प्लस r, और इस वी नॉट की वी प्राइम की जगह ले सकते हैं हम, इस वी प्राइम की जगह पे I प्राइम इंटू जेड नॉट। ठीक है ना, I प्राइम इंटू जेड नॉट बताया था मैंने आपको ना, ये के
आई प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम ओवर जेड नॉट। तो ये आपके पास ये आ गया, वी प्राइम की जगह पे आ जाएगा आई प्राइम इंटू जेड नॉट। और फिर उसको आप रीअरेंज कर दें तो आप इस जेड नॉट को 2 के साथ लिख दें और इस आई प्राइम को थोड़ा सा अलग कर दें। कुछ नहीं किया, खाली अपने थोड़ा सा इसको देखने में थोड़ा सा आपने इसको सरल किया ये। तो ये आपके पास आ गया के आई इज इक्वल टू आई प्राइम इंटू 2 जेड नॉट डिवाइड बाई जेड नॉट प्लस आर। ठीक है ना, ये देखिए फॉर्मूला है ना ये, आई इज इक्वल टू 2 जेड नॉट डिवाइडेड बाई जेड नॉट प्लस आर इंटू आई प्राइम। ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक और, ये आया है इन टर्म्स ऑफ करंट, ट्रांसमिटेड करंट जो है वो। तो आप देखें पहले इन दोनों का मुआवजा करें, ट्रांसमिटेड वोल्टेज का। ट्रांसमिटेड वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आया है, ट्रांसमिटेड वोल्टेज का आया है V इज इक्वल्स टू 2R डिवाइडेड बाई जेड नॉट प्लस R इंटू फॉरवर्ड वोल्टेज, ये भी आया है। ठीक है, और ये चीज़ जो है कहलाता है कोफिशेंट ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज के लिए। और इसी तरह से आई का क्या इक्वेशन आई है, आई इज इक्वल्स टू, इसमें आई यहाँ पे आप आई प्राइम लिख दें, आ जाएगा ऐसे, नीचे भी वही रहेगा, 2 भी ऐसे ही आएगा। खाली फ़र्क यहाँ पे ये होगा कि इधर यहाँ पे बजाय जैसे यहाँ पे आर था, यहाँ पे आर नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे जेड नॉट आएगा आई के फार्मूले में। तो आई इज इक्वल्स टू 2 जेड नॉट डिवाइड बाई जेड नॉट प्लस आर इंटू आई प्राइम। तो ये फार्मूले हमारे पास 2 आ गए। इसमें ये वाली चीज़ है, ये कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है, ये करंट का है ये, और ये वोल्टेज का कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है, ये करंट का कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं दोनों, याद रखना है इनको आपको। तो ये आपके पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, या इसको रिफ्लेक्शन भी कह लें, ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन का। ये आपके पास आ गया करंट का, ये आ गया 2 जेड नॉट और जेड नॉट प्लस आर की देख लीजिए आप, करंट का 2 जेड नॉट डिवाइड बाई जेड नॉट प्लस आर, कोफिशिएंट ये आ गया। और कोफिशिएंट जो है ट्रांसमिशन का वोल्टेज का वो ये है 2R डिवाइड बाई जेड नॉट प्लस आर, ये देख लीजिए वोल्टेज का 2R डिवाइड बाई जेड नॉट प्लस आर। ठीक है, ये आ गया आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये आपके पास ट्रांसमिशन के आ गए, रिफ्रैक्शन कह लें, ट्रांसमिशन कह लें, दोनों के कोफिशिएंट आ गए, दोनों का फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने। अब आते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की तरफ। तो रिफ्लेक्शन के लिए मतलब थोड़ा सा ही रह गया, इसके बाद ये लेक्चर हमारा ख़त्म, एक प्रॉब्लम करेंगे, लेक्चर ख़त्म। तो अब यहाँ पर देखें कि आप इसी क्वेश्चन को दोबारा लें। ठीक है, 5.25 को लें दोबारा से, यही को जैसे आपने स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्राइम प्लस आई डबल प्राइम। अब यहाँ पर आप है ना, ये इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई प्राइम प्लस आई डबल प्राइम। अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, यहाँ पे इसको आप लिख दीजिए इस तरह से, इसकी जगह पे। तो ये ठीक है, यहाँ पे आप लिख दिया इसकी जगह पे, तो ये वाला फॉर्मूला जाएगी इसकी जगह पे। तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R, और ये क्या हो जाएगा, आई प्राइम की जगह पे V प्राइम ओवर जेड नॉट, और ये माइनस V प्राइम ओवर जेड नॉट। और अब आप यहाँ पे V की जगह पे लिख देंगे आप क्या, V किसके बराबर था, बताया मैंने आपको, V बराबर है V सिंगल प्राइम प्लस V डबल प्राइम के। तो यहाँ पे आप लिख देंगे V सिंगल प्राइम प्लस V डबल प्राइम ओवर R इज इक्वल टू V प्राइम ओवर जेड नॉट माइनस V डबल प्राइम ओवर जेड नॉट। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पे, ये V प्राइम प्लस V डबल प्राइम ओवर R इज इक्वल टू V प्राइम ओवर जेड नॉट माइनस V डबल प्राइम ओवर जेड नॉट। ठीक है, तो आगे चलें इस पर। तो हमने क्या किया, इसमें हमने सीधे हाथ पे जो है राइट हैंड साइड पे जेड नॉट हमने एलसीएम लिया इसका,
और फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली टर्म से, ठीक है, एक दो स्टेप साथ कर लिए। तो ये हो जाएगा Z0 इंटू वी प्लस वी डबल प्राइम, ये हो गया। और इसके बाद R को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे राइट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा R, और यहाँ पे V, ये V और ये माइनस वी डबल प्राइम, तो V मल्टीप्लाई हो गया R इसमें माइनस वी डबल प्राइम इंटू R, ठीक है, ये हो गया। अब इस स्टेप पे आ जाए अगले स्टेप में। यहाँ पे आप जो है इनमें वी प्राइम वाली टर्म्स और वी डबल प्राइम वाली टर्म्स अलग कर लें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें इसमें डबल प्राइम वाली टर्म यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो इस पर आप इसमें देखें इधर, इसमें वी डबल प्राइम Z0 के साथ है तो आपने कर दिया Z0 यहाँ पे, और फिर एक वी डबल प्राइम यहाँ पे है R के साथ, इसमें माइनस है, जब उधर आएंगे उल्टे हाथ पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये R के साथ ये आ गया, ये R प्लस Z0 इंटू वी डबल प्राइम, ठीक है ना, वी डबल प्राइम कॉमन ले लिया आपने, इज इक्वल टू, और फिर आप वी प्राइम वाली टर्म्स ले आए सीधे हाथ पे। तो आप देखें एक टर्म तो पहले मौजूद थी वी प्राइम R, तो वी प्राइम R आ गई ये वाली टर्म, ठीक है, और इसके बाद फिर ये वाली टर्म थी वी प्राइम की इधर Z0 के साथ, तो इसको आप सीधे हाथ पे ले आए तो माइनस के साथ आ जाएगी इधर ये, तो माइनस Z0 इंटू वी प्राइम, ये आ गई है, ठीक है। और इसके बाद फिर आप इसमें से इसको लिख लें इस तरह से ये कि वी डबल प्राइम इज इक्वल्स टू वी सिंगल प्राइम इंटू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ सब कॉमन निकाल लिया आपने वी प्राइम को, तो R माइनस Z0 बच जाएगा ये, है ना, तो यहाँ पे R माइनस Z0 बच गया आपके न्यूमरेटर में, और इसको आप नीचे ले जाएं इस पर, इस चीज़ को, तो ये नीचे आ गया R प्लस Z0, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वी डबल प्राइम इज इक्वल्स टू वी प्राइम इंटू R माइनस Z0 डिवाइड बाई R प्लस Z0, ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये वाला। तो ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास कि ये किस तरह से हमारे पास ये, और ये क्या चीज़ है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है वोल्टेज की, तो रिफ्लेक्टेड वेव वोल्टेज की इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड वेव या इंसिडेंट वेव, और ये आपके पास आ गया ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास हमारे पास ये आ गया, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, पहले मिटा दूँ इधर से यहाँ पे चीज़ें सारी। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला रिफ्लेक्शन का, वोल्टेज वेव का। तो वोल्टेज वेव का आ गया फार्मूला हमारे पास कि ये R माइनस Z0 इंटू R प्लस Z0, ठीक है ना, Z0 है इंटू वी प्राइम इनकमिंग, तो आपका रिफ्लेक्टेड वेव आ गई इस तरह से, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, और इनटू इंसिडेंट वेव या फॉरवर्ड वेव। अब हम करंट का देख लें, यहाँ से इसको मिटा दूँ पहले, तो करंट का तो बहुत ही आसान है। करंट हमें मालूम है कि I रिफ्लेक्टेड इज इक्वल्स टू I डबल प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस वी डबल प्राइम ओवर Z0, ठीक है, और वी डबल प्राइम की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये पूरी ये वैल्यू आई है वी डबल प्राइम की, इसको हम डिवाइड कर दें खाली Z0 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खाली यहाँ पे एक ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई Z0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिवाइड बाई खाली ये Z0 आ गया, ये डबल प्राइम ओवर Z0, ये हो गया आपके पास। तो ये आपके पास यहाँ पे आया इस तरह से, इसमें आपने डाला तो ये Z0 आ गया यहाँ पे डिवाइडेड में, और उसके बाद फिर ये आपके पास आया है I इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, लेकिन आपको फिर लिखना है इन टर्म्स ऑफ करंट ना, तो आप क्या करेंगे, इसको आप देख लें यहाँ पे कि ये वाली जो चीज़ है
ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है ये, ठीक है। आई प्राइम के बराबर है ये, वी प्राइम ओवर जेड नॉट जो है ये, ठीक है। तो ये वी प्राइम ओवर जेड नॉट जो है ये बराबर है आई प्राइम के ये, और ये माइनस आ गया जो माइनस से पहले से, तो ये माइनस आई प्राइम इंटू आर माइनस जेड नॉट इंटू आर प्लस जेड नॉट, ये पूरी चीज़ यहाँ आ गई इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास करंट का फार्मूला आ गया, आई डबल प्राइम इज इक्वल टू आर माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई आर प्लस जेड नॉट। देखिए वोल्टेज की तरह है बिल्कुल ये, यहाँ पे आर माइनस जेड नॉट था डिवाइडेड बाई आर प्लस जेड नॉट, यहाँ भी आर माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई आर प्लस जेड नॉट। एक चीज़ खाली यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा ये, और फिर ये जो करंट का फार्मूला है तो ये यहाँ पे आई सिंगल प्राइम आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, रिफ्लेक्शन के फार्मूले भी है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये रिफ्रैक्शन के जो फॉर्मूले थे वोल्टेज और करंट के, इसमें तो ये न्यूमरेटर मुख्तलिफ थे, रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन रिफ्लेक्शन वाले जो हैं ये इसमें बिल्कुल सेम है, ये कोफिशिएंट जो है खाली एक माइनस का फ़र्क है, ये इसमें माइनस है करंट वाले में ये, ठीक है। तो आपको याद रहेगा ये सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझा दूँ एक दफ़ा, और ये वाली चीज़ जो है करंट जो निकाला है हमने, ये वाला ये करंट जो निकाला है हमने, ये कैसे निकाला है ये देखें ना, आई डबल प्राइम जो है ये बराबर होता है माइनस वी डबल प्राइम ओवर जेड नॉट के, है ना। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया ये देखें ये वाला, आई डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस वी डबल प्राइम ओवर जेड नॉट, ठीक है ना। तो आई डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस वी डबल प्राइम ओवर जेड नॉट, ये आया। अब यहाँ पे आपके पास जो है ये आपने वी डबल प्राइम क्या निकाला, ये निकाला है ना आपने यहाँ पे ये, तो आप यहाँ पे लिख दें ये वी डबल प्राइम की जगह पूरी ये चीज़ है, क्या लिखेंगे आप, आर माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई आर प्लस जेड नॉट इंटू वी प्राइम, ठीक है। और ये जो माइनस है ये भी आप लगाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे यहाँ लगा दें माइनस, ठीक है, माइनस आ गया, और डिवाइडेड बाय ये जेड नॉट है ये, तो डिवाइडेड बाय जेड नॉट कर दें इसको आप, और फिर ये पूरी चीज़ जो है ये वी प्राइम ओवर जेड नॉट किसके बराबर होता है, ये वी प्राइम ओवर जेड नॉट ये बराबर होता है आई प्राइम के, तो ये हो जाएगा आई प्राइम, यानी कि आई डबल प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस आर माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई आर प्लस जेड नॉट, और ये इंटू आई प्राइम, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला मैंने आपको डिराइव करा दिया, 2 दफ़ा करा दिया मैंने आपको, करंट का भी आ गया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया करंट का, और ये कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया वोल्टेज का, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया अलग से, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर करंट वेव ये है, और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वोल्टेज वेव ये है। तो ये खाली प्लस माइनस का फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि ये आर माइनस जेड नॉट है न्यूमिनेटर में, यानी कि अगर रिफ्लेक्ट हम कराची से अगर जा रही है ट्रैवलिंग वेव हैदराबाद, तो आर मैंने आपको क्या जाता है हैदराबाद है ये, तो हैदराबाद पहले आएगा आर माइनस जेड नॉट, ठीक है। हैदराबाद से माइनस करेंगे आप जेड नॉट को, और फिर नीचे प्लस हो रहा है, प्लस में तो खैर किसी को भी पहले कर दें फ़र्क नहीं पड़ता है ये, ठीक है। तो ये आर माइनस यानी हैदराबाद से पहले आप पहले लिखेंगे आप रिफ्लेक्शन निकालने के लिए। अब हमने क्या क्या कर लिया, अच्छा खासी चीज़ें कर ली हमने। द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, ये हो गया, तफसील से हो गया। और अब लास्ट हम करेंगे द स्टूडेंट कैन सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है ये। तो ये प्रॉब्लम क्या है, अ वोल्टेज हैविंग अ क्रेस्ट वैल्यू ऑफ, क्रेस्ट माने के इसकी जो वैल्यू है, पीक जो वैल्यू है वो है 3000 किलो वोल्ट। 3000 किलो वोल्ट ट्रेवल कर रही है, यानी आपको क्या दी हुई है उन्होंने, ये दिया हुआ है V प्राइम दिया हुआ है, फॉरवर्ड वेव दी हुई है, ट्रैवलिंग ऑन अ 750 kVA लाइन, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने आपको दिया हुआ है ये कि प्रोटेक्टिव लेवल इज़ 1700 kV ऑन एंड द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, ट्रांसमिशन लाइन की Z0 दी हुई है आपको 300 ohms है। और फिर कैलकुलेट करना है आपको 1 2 3 4 चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है। चलिए 1 by 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले आते हैं ये, पहला क्या करना है आपको, पहला करना है कैलकुलेट द, नंबर 1 क्या है, करंट इन द लाइन बिफोर रीचिंग द अरेस्टर, अरेस्टर पे पहुंचने से पहले, यानी कि आपको फॉरवर्ड वेव मालूम करनी है करंट की, आई प्राइम मालूम करना है, ठीक है ना, आई प्राइम। तो आई प्राइम मालूम करना है, बहुत ही आसान है। आई प्राइम पता है हमें, वी प्राइम और जेड प्राइम के, वी प्राइम हमें दिया हुआ है 3000 kV है, तो 3000 kV आ गया न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय जेड सी, ठीक है ना, मैंने बताया ना कभी जेड सी कभी जेड नॉट, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे ये आ गया 300, ठीक है ना, ये 300 दिया हुआ है आपको सर्ज इम्पीडेंस जो है ये, तो ये आपके पास 300 आ गया डिनोमिनेटर में। तो ये आपके पास ये आ गई वैल्यू करंट की, ठीक है ना, करंट की फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव की, आई प्राइम मालूम कर लिया आपने। फिर मालूम करना है नंबर 2 है करंट थ्रू द अरेस्टर, और फिर 3 है वैल्यू ऑफ द अरेस्टर रेजिस्टेंस, अरेस्टर की रेजिस्टेंस मालूम करनी है, ठीक है ना। तो पहले हम पॉइंट 3 मालूम कर लेते हैं। तो जो सर्ज अरेस्टर है उसकी रेजिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो हमें पता है कि उसकी रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें पता है कि V, देखें हो क्या रहा है, ट्रैवलिंग वेव पहुंची एक अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर क्या होता है, सर्ज अरेस्टर एक ट्रांसमिशन लाइन पे लगा होता है सर्ज को रोकने के लिए, अभी उसको हम डिटेल में नहीं जा रहे। बहरहाल सर्ज अरेस्टर लगा हुआ है, सर्ज अरेस्टर पे पहुंची जब ट्रैवलिंग वेव, तो कुछ उसमें वो हो जाएगी, उसके अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगी उसके अंदर, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है ना, सर्ज अरेस्टर पे ये। तो हमें जो है यहाँ पे मालूम ये करना है कि वो पहले जो उसके हमारे पास जो वेव फॉर्म है उसमें हमें कितनी, उसमें इसका जो रेजिस्टेंस है सर्ज अरेस्टर की वो कितनी है। तो उसका हमें दिया हुआ है लेवल जो है सर्ज अरेस्टर के वोल्टेज का 1700 kV दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये 1700 kV जो है सर्ज अरेस्टर जो है ये अरेस्ट कर सकता है, यानी कि ये 1700 kV जो है ये अपने अंदर ट्रांसमिट कर सकता है या अब्जॉर्ब कर सकता है ये। तो हमारे पास V जो है वो, ये V जो कि ट्रांसमिट कर सकता है सर्ज अरेस्टर, ये हमें दिया हुआ है 1700 kV। तो ये हमारे पास आ गया 1700 kV, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 1700 kV। फार्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन का, ये वाला फार्मूला ट्रांसमिशन का ना, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है 2R ऑन Z0 प्लस R। और पूरा फार्मूला क्या था, पूरा फार्मूला जो है वो ये था ट्रांसमिशन का, 2R डिवाइड बाई Z0 प्लस R मल्टीप्लाई बाय इंसिडेंट वेव या फॉरवर्ड वेव, ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो न्यूमरेटर में क्या आता है, R आता है, यानी कि हैदराबाद आता है ट्रांसमिशन में। और अगर हम करंट की बात करें तो न्यूमरेटर में क्या आता है, न्यूमरेटर में सर्ज इम्पीडेंस आती है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। वोल्टेज में याद रखिएगा R आता है, यानी हैदराबाद आता है। तो यहाँ पर जो R है हमारे पास वो सर्ज अरेस्टर है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास हमें निकालनी है, दी हुई, हम यहाँ पे R अरेस्टर ही रहने देंगे, यहाँ पे 2 इंटू R, अब मैंने लिख भी दिया R अरेस्टर, 2 इंटू R अरेस्टर डिवाइडेड बाई, आपके पास क्या आ जाएगा R प्लस Z0। तो Z0 की वैल्यू ये आ गई आपके पास 300 दी हुई है, और R की वैल्यू नहीं बता, R ऐसे रहने दें आप ये, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इंसिडेंट वेव से, है ना, ये फार्मूला था ना ये वाला। तो ये मल्टीप्लाई होगा इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव तो आपको दी हुई है, कितनी है इंसिडेंट वेव, ये है 3000 kV है ये, तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा ये, ठीक है, ये 3000 है। तो ये आपके पास आ गया 1700 kV इज इक्वल टू 2 इंटू R अरेस्टर इंटू 3000
kV यानी 10⁻³ आ गया, डिवाइड बाई 300 प्लस R अरेस्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप इसको इस तरह से, तो ये आपके पास हो जाएगा 1700 इंटू 300 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 1700 इंटू 300 इंटू 10⁻³ प्लस फिर R अरेस्टर मल्टीप्लाई होगा इससे 1700 से इंटू 10⁻³ से, तो ये हो जाएगा 1700 इंटू 10⁻³ इंटू R अरेस्टर, ठीक है ना। यहाँ पे 10⁻³ रह गया, 1700 इंटू 10⁻³ भी आएगा, ठीक है, इंटू R अरेस्टर ये आ गया, और फिर ये आपके पास आ गया 2 इंटू 3000, 2 इंटू 3000 क्या हो जाएगा 6000, और फिर R अरेस्टर, ठीक है, इंटू 10⁻³ ये आप हो गया। इसको आप फिर इज इक्वल टू हो गया, इसको आप फिर चल ले आए लेफ्ट हैंड साइड सारी चीज़ें ले आए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 स्टेप एक साथ कर लिए यहाँ पे, ये स्टेप हो गया ये, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा खुद डिटेल से, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वैसे भी कुछ मुश्किल नहीं है ये। इसके बाद फिर आप यहाँ से इसमें से R अरेस्टर निकाल लीजिए, तो R अरेस्टर हो जाएगा, आप यहाँ पे देखें इस वाली टर्म में R अरेस्टर आ रहा है, ये क्या है 1700 है, और ये क्या है 6000 है, -6000 है, तो ये क्या हो जाएगा -6000 और 1700 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4300, ठीक है, -4300 हो जाएगा। तो आपने निकाल लें इसमें से R अरेस्टर इज इक्वल टू यहाँ पे ये, ठीक है 1700, ये आपके पास ये चीज़ आ गई, ये चीज़ 1700 10⁻³ इंटू 300 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 4300 इंटू 10⁻³, ठीक है, ये आपके पास आ गया, इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया, इसको आप कॉल कैलकुलेटर से कर लें, तो ये आ गया 118.61 ओम्स, ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो हमने R ये निकाली, रजिस्टर की वैल्यू निकाली है, ठीक है, 0.3 हमने पहले कर लिया, ये वैल्यू ऑफ रजिस्टर निकाल लिया हमने। फिर हम 2 पे आ जाएं, करंट निकालना है थ्रू द रजिस्टर, तो हमने जब रजिस्टर निकाल लिया है तो करंट निकालना बहुत ही आसान है, I इज इक्वल टू V/R, V हमें दिया हुआ है 1700 इंटू 10⁻³ और R हमने निकाल चुके हैं, ये R जो हमारे पास क्या है, ये है 118.61 है ये, तो ये हो जाएगा करंट हमारे पास 14,333 एम्पियर, ये करंट आ गया हमारे पास रजिस्टर का। और फिर 4 क्या है, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज मालूम करना है, V" मालूम करना है। तो अभी बहुत ही आसान है, हमें V हमने मालूम कर लिया, ठीक है, हमें V में मालूम है ये वाला, तो हम जो यहाँ पे अब इसको V हमें मालूम है, ये V हमारे पास ये V ये है, और हमने जो है ये V' जो है वो हमारे पास है, ये दिया हुआ V' है, ये 3000 है ये, तो हमारे पास ये आ जाएगा V" इज इक्वल टू V माइनस V', ठीक है ना, जो फॉर्मूला ना, इससे V" इज इक्वल टू V माइनस V', तो V" इज इक्वल टू V माइनस V', तो V हमारे पास कितना है, ये है 1700 10⁻³ माइनस V' कितना है, ये है 3000 10⁻³, तो ये हो जाएगा -1300 इंटू 10⁻³, तो ये हमारे पास आ गया रिफ्लेक्टेड वोल्टेज, ठीक है, ये आ गया, ये चारों पार्ट हो गए। अब हमें करना है वेरीफाई, छोटा सा वेरिफिकेशन करना है, ये कर लें, इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म। तो वेरीफाई द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमें वेरीफाई करना है, तो पहले हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल लें, जो वैल्यूज़ आई हमारे पास। तो देखें हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए आप देखें कि ये हमारे पास जो आई है रिफ्लेक्टेड वैल्यू क्या आई है वोल्टेज की, ये आई है -1300, ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी वोल्टेज की, ये थी 3000, ठीक है ना, ये 3000 थी, तो ये 3000 थी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय ये जो वो है फॉरवर्ड वेव, तो ये हमारे पास आएगा 0.433। रिफ्रैक्टेड वैल्यू निकाल लें वोल्टेज की, तो रिफ्रैक्टेड वैल्यू क्या थी, जो यानी कि जो वैल्यू एब्जॉर्ब हुई है वो एब्जॉर्ब कितनी हुई है, वो ये हुई है वोल्टेज की 1700 एब्जॉर्ब हुई है, और जो आई थी वैल्यू
फॉरवर्ड की कितनी थी, वो 3000 थी वो, तो ये हो जाएगा 1700 अपॉन 3000, तो ये हो जाएगा, है ना। यानी ये क्या किया हमने, असल में यहाँ पे लिख भी दूँ, यहाँ पे हमने किया ये है इनफैक्ट 1300 क्या है, ये है v प्राइम है डिवाइडेड बाई ये क्या है, v सिंगल प्राइम है, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है ये। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है जो रिफ्रैक्ट हुआ है, रिफ्रैक्ट v हुआ है, और डिवाइडेड बाई जो इनकमिंग वेव थी वो क्या थी, वो तो v सिंगल प्राइम थी। ठीक है, आप करते रहेंगे आपको चीज़ें पक्की हो जाएंगी। ये थोड़ा सा भी समझने का है ये, लेकिन ये चीज़ें हैं बहुत आसान। तो ये निकाल लिया आपने, ये आ गया 0.567, तो ये हो गया और ये हो गया। अब इनको हमें वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई का मतलब क्या हुआ, फार्मूले से निकालना है। तो फार्मूला क्या है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, फार्मूला है रिफ्लेक्शन का R माइनस जेड सी, यानी कि हैदराबाद माइनस जेड सी अपॉन R प्लस जेड सी। तो ये क्या हो जाएगा, R की वैल्यू क्या आई है, R की वैल्यू ये आई है 118.61 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 118.61 प्लस 300। ये आप देखें यह है माइनस 0.433, यही वैल्यू आई थी हमारे इनकी इस एक्चुअल वैल्यू से निकालने के। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को, वेरीफाई करना था, हमने कर लिया रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन को भी कर लें। रिफ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, रिफ्रैक्शन का फार्मूला है 2R, ठीक है ना, 2R आता है न्यूमरेटर में, ये उसका वोल्टेज के लिए है ना, 2R, 2 यानी और फिर R है हैदराबाद, रिफ्रैक्शन में हैदराबाद 2R आता है डिवाइड बाई R प्लस जेड सी। ये रिफ्रैक्शन का देखें दो फार्मूले हैं, ये फार्मूला वोल्टेज का है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में करंट के फार्मूले में क्या आएगा, R नहीं आएगा बल्कि ZC आएगा, 2ZC अपॉन R प्लस जेड नॉट आएगा। तो रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट आप निकाल रहे हैं, तो ये वोल्टेज का है, ये यहाँ पे लिख भी दें, ये वोल्टेज का है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2R डिवाइड बाई R प्लस जेड सी। तो 2R निकाला आपने ये 118.61 डिवाइडेड बाई R, फिर वो आ गया 118.61 प्लस जेड सी 300 है ये, तो ये 0.567 आया। यही हमारे पास वैल्यू आई थी 0.567 रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट की। तो ये भी वेरीफाई हो गई है। ठीक है, ये भी हमने वेरीफाई कर लिया रिफ्रैक्शन का और रिफ्लेक्शन का। ये ठीक है, ये यहाँ पे हमने कर लिया सारा लेक्चर हमने, तो ये सॉल्व कर लिया सिंपल प्रॉब्लम आपने रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। पहले हमने किया नंबर 1 रीज़न हमने किए स्टडी करने के लिए ट्रैवलिंग वेव्स को ट्रांसमिशन लाइन के। ये मैंने बताया आपको कि रीज़न आपके क्या थे कि हमें वोल्टेज एंड करंट वेव मालूम सकती है किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त और किसी भी जगह पे। और दूसरा ये इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन में हमें हेल्प मिलती है ट्रैवलिंग वेव को पढ़ने से। दूसरा था कि द स्टूडेंट कैन सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स, जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालने का देखा आपने कैसे निकालते हैं ये, और वेलोसिटी निकालने का किया हमने। ठीक है ना, इसके लिए हमने फिर इंडक्टेंस भी निकाली, कैपेसिटेंस भी निकाली हमने, तो इसमें इजाफी चीज़ें की हमने। ये प्रॉब्लम किया हमने। फिर तीसरा हमने क्या किया था कि हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के हमने जो है वो सारी डेरिवेशंस की, पहले समझा कि क्या होता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, फिर हमने उनकी सारी डेरिवेशन की, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, ट्रैवलिंग वेव्स की। और फिर चौथा हमने क्या किया, हमने सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।